कहते हैं कि वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा मीठा सा झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। वक्त कोई भी घाव नहीं भरता, बस वो हमें सिखा देता है कि इस दर्द के साथ कैसे जीना है। कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनकी ज़िंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ भरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने इनके साथ जीना सीख लिया है। तो आखिर कौन है वो कैरेक्टर्स और कौन सबसे ज़्यादा खो के बैठा है, ये चीज़ तुम डिसाइड करना कमेंट सेक्शन में कि किसने सबसे ज़्यादा खोया है। सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो है प्रिंस ऑफ पर्सिया का दास्तान। प्रिंस ऑफ पर्सिया सेंड्स ऑफ टाइम, जिस गेम में हमें प्रिंस को सबसे पहले दिखाया गया था, उसमें तुमने देखा होगा कि एक जो सैंड आर्मी है वो प्रिंस की एक छोटी सी गलती की वजह से खड़ी हो जाती है। अब उस सैंड आर्मी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वक्त को पीछे कर देना। और वक्त को पीछे कर देने से मतलब होगा कि अभी वो जिस लड़की को चाहता है, जिससे वो फीलिंग शेयर करता है, जिससे वो बातें करता है, वो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखेगी, वो उसके लिए बिल्कुल ही अनजान होगा। लेकिन फिर भी प्रिंस ये करता है क्योंकि सवाल दुनिया का होता है। इसके बाद भी प्रिंस को भेजा जाता है उसके भाई मलिक के पास, जहां वो युद्ध की ट्रेनिंग ले सके। लेकिन वहां जाने पर भी उसे पता लगता है कि वहां पर ऑलरेडी एक युद्ध छिड़ा हुआ है जिधर मलिक फंसा हुआ है। मलिक उस युद्ध को जीतने के लिए सैंड मॉन्स्टर्स की मदद लेना चाहता है, पर वो सैंड मॉन्स्टर्स उसी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उसका भाई खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है जिसका नाम होता है रतास। प्रिंस उसे ना मारने की, अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश करता है, हर कोशिश करता है जितनी भी उससे हो सकती थी, लेकिन इन दी एंड कुछ नहीं हो पाता और उसे अपने ही भाई की जान अपने हाथों से लेनी होती है और मजबूरन वो ये करता है। और जैसे कि ये सब कम था तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर पड़ जाता है जिसका नाम होता है दहाका, जो होता है गार्डियन ऑफ टाइम। अब ये उसके पीछे इसलिए पड़ जाता है क्योंकि प्रिंस ने जो है वक्त के साथ छेड़छाड़ की थी, और जो भी वक्त के साथ छेड़छाड़ करता है उसे गार्डियन ऑफ टाइम वक्त से ही मिटा देता है। अब यहाँ पे दहाका प्रिंस को इस टाइमलाइन से मिटाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, और दहाका ने एक पॉइंट पे प्रिंस की सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। प्रिंस को लग रहा था कि अब बस मैं यहाँ मर जाऊँगा, लेकिन कहते हैं कि भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है, इसलिए प्रिंस को एंड टाइम पे एक रास्ता मिल जाता है जिससे कि वो दहाका को मारने का रास्ता ढूंढ लेता है और दहाका की कहानी ख़त्म कर देता है। यहाँ पे दहाका की कहानी ख़त्म करते ही उसे अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी मिलती है, उसे काइलिना मिलती है जिससे वो प्यार करता है, और अभी वो उसे अपने राज्य में ले जाता है अपना राज्य दिखाने के लिए। लेकिन अपने राज्य में पहुँचते ही उसे पता लगता है कि उसका राज्य ऑलरेडी तबाह होने लग चुका है एक गद्दार की वजह से जिसका नाम था वज़ीर। यहाँ पे प्रिंस के ऊपर हमला होता है और वज़ीर काइलिना को पकड़ लेता है, और वज़ीर काइलिना की शक्तियों को अपने अंदर आत्मसात करना चाहता है। इस वजह से वो काइलिना को मार देता है, लेकिन यहाँ पे प्रिंस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। प्रिंस की आंखों के सामने उसके प्यार को छीन लिया जाता है। यहाँ प्रिंस वज़ीर से बदला लेना चाहता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसे पता लगता है कि उसके पिता भी अपने राज्य को, अपनी प्रजा को बचाते हुए वहाँ मारे जाते हैं। लेकिन प्रिंस फाइनली अपना बदला पूरा करता है और वज़ीर को मार देता है। लेकिन यहाँ पर उसे अपना वो हथियार खोना भी पड़ता है जिससे कि वो अभी ये सारी लड़ाइयाँ जीतते हुए आया था, डैगर ऑफ टाइम, जिससे कि वो समय में आगे पीछे हो पा रहा था। लेकिन फाइनली जितना हमें अभी तक पता है प्रिंस ऑफ पर्सिया की स्टोरी में, अभी वो फेरा के साथ है। हाँ, वही लड़की जो कि सेंड्स ऑफ टाइम के इवेंट्स में प्रिंस को भूल चुकी थी कि वो कौन है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि फेरा उसकी ज़िंदगी में फिर से आ गई, उसका प्यार फिर से लौट आया। और यही पॉइंट है जहाँ हमने प्रिंस को आखिरी बार देखा था। This is my normal, my nature. You've lost your mind. Who's next? वाइट डेविल, जैक द रिपर, राइडन, ये सभी नाम
तुम्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे बेरहम आदमी की फील दे रहे होंगे जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन ये सब बिल्कुल उल्टा है। जी हाँ, राइडन जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया, उसके बाद उसे एक बंदे ने जो है अडॉप्ट किया था, लेकिन उसने भी उसे एक ऐसी हत्या करने की मशीन बना दिया जिसके दिल में कोई फीलिंग्स ना रहे, लेकिन वो इंसान कामयाब नहीं हो पाता और राइडन की इंसानियत को ख़त्म नहीं कर पाता। यहाँ राइडन अपने उस पिता को मार देता है जिसने कि उसे इस वाइट डेविल में बदला था। इसके बाद भी राइडन को उसी की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा माइंड कंट्रोल किया जाता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में उसे पता लगता है कि ये अभी तक मेरे साथ केवल प्यार का नाटक कर रही थी। एक्चुअल में ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी जो कि अभी राइडन को माइंड कंट्रोल कर रही थी, और यहाँ वो राइडन को अपने प्यार के जाल में फंसा करके बस उसे काबू में रख रही थी। और यही नहीं, राइडन के शरीर का एक एक अंग काट करके उसे मशीन में लगा दिया जाता है। उसे फिर से वो ज़िंदगी दिखाई जाती है जो उसने बचपन में जी थी, जो कि बहुत ख़तरनाक थी, और उसका ये चाइल्डहुड वाला ट्रॉमा उसके फिर से सामने आ जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि कुछ कंपनियाँ बच्चों को यूं ही काट करके उनके दिमागों को अलग अलग जगह शिफ्ट कर रही हैं, जिससे कि उनके दिमागों से कुछ और नए साइबॉर्ग्स बनाए जा सकें और दुनिया पे राज किया जा सके। लेकिन राइडन यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था जो मेरे साथ हुआ है अब किसी और के साथ नहीं होगा, इसलिए वो अपनी कंपनी छोड़ देता है और अकेला लड़ने के लिए निकल पड़ता है। Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes. It's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, और सभी बुरे मंसूबों पर अकेला पानी फेर देता है। अब यहाँ पर तुम देखो तो राइडन का बचपन से और जवानी तक कोई नहीं हुआ। उसके माता पिता मारे गए, जिसने उसे अडॉप्ट किया था उसने उसे धोखा दिया। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वफादार रहा था, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे माइंड कंट्रोल किया था। उससे किसी से प्यार हुआ तो उसने भी उसे धोखा दिया, बल्कि दो बार दिया, क्योंकि राइडन ने जो है उस पर एक बार भरोसा कर लिया था कि हो सकता है तुझे उस टाइम पे मेरे से प्यार ना हो, लेकिन अब है तो मैं तेरे को माफ़ करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी उसे धोखा मिला था। लेकिन राइडन क्योंकि बहुत बड़े दिल वाला है, इसलिए उसने उसको तीसरी बार भी अपनाया है। और अभी स्टोरी इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। हमें नहीं पता कि राइडन के साथ अभी कौन है। आखिरी बार जब हमने उसे देखा था तो वो दुनिया में से सभी क्राइमों को मिटाने के लिए अकेला अपने रास्ते पर निकल चुका था। The God Killer, Ghost of Sparta, Murderer of his own family, Kratos, the God of War। अब वैसे तुम सभी लोगों को पता होगा कि क्रेटोस ने गॉड ऑफ वॉर 1 2005 से और आज तक कितना कुछ सहा है, लेकिन एक बार हम उसकी जर्नी पे फिर से नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आखिर क्रेटोस इतना ताकतवर कैसे हुआ। क्योंकि क्रेटोस का वो शरीर नहीं है जो उसे ताकत देता है, वो है उसका दिमाग, जहाँ से उसकी असली ताकत आती है। क्योंकि ताकत तो थॉर में भी थी, लेकिन वो क्रेटोस से जीता नहीं था। ताकत हरक्यूलिस में भी थी, लेकिन वो क्रेटोस से जीता नहीं था। क्रेटोस की कहानी में हम सबसे पहले देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक युद्ध में जब क्रेटोस मरने वाला होता है तो मजबूरी में वो एरिस से मदद मांगता है और उसकी गुलामी स्वीकार करता है। उसी गुलामी के चलते एरिस क्रेटोस से ना जाने कितने ही हज़ारों लोगों का मर्डर करवा देता है, उन्हें यूं ही स्लॉटर करवा देता है। और उन्हीं लोगों के बीच में एरिस उसकी वाइफ और बेटी को छुपा देता है, जहां क्रेटोस अनजाने में अपनी ही पत्नी और बेटी का मर्डर कर देता है। और जैसे कि ये सब कुछ कम था तो उसकी बेटी और वाइफ की जो राख है वो क्रेटोस के शरीर से चिपक जाती है। और अभी ये उसके लिए सिंबल होगा कि उसने अपनी ही बेटी और वाइफ का कत्ल किया था। ये राख उसे ज़िंदगी भर याद दिलाती रहेगी कि आखिर वो मॉन्स्टर है जिसने हज़ारों लोगों को मार दिया। और यही नहीं, क्रेटोस को हर रोज़ जब भी वो सोता है उसे वही सपना आता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी को मार रहा है, उन हज़ारों लोगों को मार रहा है, क्योंकि उसके ऊपर श्राप लगा हुआ है। क्रेटोस जब भी सोएगा
इन नाइटमेयर्स से परेशान रहेगा। इतना कुछ होने के बावजूद क्रेटोस फिर भी जी ही रहा था जैसे तैसे। तभी उसे पता लगता है कि उसकी माँ जिंदा है। वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन ये चीज़ भी कुछ अच्छे तरीके से एंड नहीं होती। उसे पता लगता है कि उसकी माँ को भी एक श्राप लगा हुआ है, जो कि दिया था ज़्यूस ने, हाँ क्रेटोस के खुद के पिता ने। यहाँ उसकी माँ क्रेटोस को उसके पिता का नाम बता देती है, जो होता है ज़्यूस। अब ये सुनकर के क्रेटोस का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उससे पहले उसे अपनी माँ को भी मारना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी, और जब तक क्रेटोस उसे नहीं मारता वो मुक्त नहीं हो सकती थी। यहाँ उसे अपनी माँ से एक बात और पता लगती है कि उसका भाई भी जिंदा है। वो अपने भाई को बचाने के लिए जाता है थैनेटोस से, जी हाँ, गॉड ऑफ डेथ। वो अपने भाई से मिलता है, लेकिन ये रियूनियन बहुत ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि उसका भाई डीमोस क्रेटोस को बचाने के लिए थैनेटोस का वार अपने ऊपर ले लेता है और वहीं पे मारा जाता है। क्रेटोस थैनेटोस को मार करके अपना बदला तो पूरा कर लेता है, लेकिन अपना भाई नहीं ला पाता। गॉड ऑफ वॉर 3 में उसे एक लड़की मिलती है जिसे कि वो अपनी बेटी की तरह प्यार करना शुरू कर देता है, उससे फीलिंग्स कनेक्ट कर लेता है। बट इन द एंड उसे उस लड़की को भी मरने के लिए छोड़ना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे कि इन ग्रीक भगवानों का आतंक खत्म किया जा सके। You know that! Please! Hush! Kratos, you know this is the only way! Don't listen to her, Kratos. For once in your pathetic life, don't fail. Don't fail her like you failed your family. और क्योंकि उसके पिता ज़्यूस ने अभी तक केवल बुरे काम ही किए थे, हमेशा से क्रेटोस की ज़िंदगी में कांटे ही बोए थे, और वो कोई बहुत अच्छा भगवान था नहीं, इसलिए उसे अपने पिता ज़्यूस को भी मारना पड़ता है। और गेम के एंड में जब क्रेटोस इस सब खून खराबे से तंग आ जाता है तो वो खुद को भी तलवार मार लेता है, लेकिन क्रेटोस को एक श्राप था कि वो खुद की जान नहीं ले सकता। जी हाँ, क्रेटोस अभी तक जैसे तैसे जिंदा तो था, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं कर सकता था। उसे श्राप था कि वो अपने हाथों से अपनी जान नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर किसी इंसान के साथ इतना बुरा हो जाए तो वो जी तो कतई नहीं सकता, लेकिन क्रेटोस मर भी नहीं सकता, कम से कम अपने हाथों से तो नहीं। और ऐसा ही होता है, क्रेटोस उस तलवार के वार से भी बच जाता है और इस जगह को छोड़ करके, इस धरती को छोड़ करके वो कहीं दूर निकल जाता है, जहाँ वो फिर से एक नई फैमिली बनाता है। फे नाम की औरत से प्यार करता है, लेकिन फे भी उसे बहुत जल्दी छोड़ के चली जाती है, वो भी मारी जाती है। यहाँ पे क्रेटोस सारी चीज़ें सही चलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो और उसका बेटा थॉर के बेटों को मार देते हैं, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और उनकी जान के लिए खतरा बन रहे थे। इस वजह से थॉर भी उन्हें अभी ढूंढ रहा है उन्हें मारने के लिए। और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में हमने देखा है कि क्रेटोस अब फिर से ऑलमोस्ट अकेला है, क्योंकि अट्रियस अपनी नई जर्नी पे निकल चुका है। लेकिन इस सब के एंड में मैं तुम लोगों के लिए बता देता हूँ, ओडिन ने क्रेटोस से पूछा था, In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about mortals. You don't care about anything beyond us. लेकिन गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक गेम के एंड में हमने देखा है कि क्रेटोस को वो प्यार मिलेगा, इंसान उसकी पूजा करेंगे। इसलिए नहीं कि वो कोई भगवान है, भगवान तो और भी कई थे जिन्हें क्रेटोस ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इसलिए कि उसने ओडिन के आतंक से नॉर्स माइथोलॉजी को बिल्कुल ही आज़ाद कर दिया। सो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि गेमिंग हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है। अगर तुम्हें कुछ और भी कैरेक्टर्स पता हों जिनके साथ लिटरली उनकी ऐसी तैसी हो चुकी है बहुत बुरे तरीके से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर भी वीडियो लाने की। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने दर्द में खो मत जाओ, बल्कि ये जान लो कि एक दिन यही दर्द तुम्हारी दवा बन जाएगा।